हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। आज मैं बात कर रहा हूँ ऑकल्ट साइंस के किसी डिफरेंट टॉपिक के बारे में। आज मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वास्तु के बारे में। क्या है वास्तु? आप लोगों ने सुना होगा। हालांकि वास्तु एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नॉर्मल पीपल अफोर्ड नहीं करते। ये जो मोटे पैसे वाले लोग होते हैं ना शहरों में, उन्हीं को ज़्यादा कीड़ा होता है वास्तु चेक कराने का। पैसे फेंकते हैं, पैसे देते भी हैं। अगर आप जाएंगे मार्केट में तो एक एक वास्तु कंसल्टेंट जो है एक विजिट का, अगर वो नॉर्मल सा वास्तु कंसल्टेंट है तो वो मिनिमम आपसे 5100 रुपीज लेंगे। अगर वो जाना माना कोई सेलिब्रिटी है तो कम से कम उसकी फीस 51,000 टू 1 लाख होता है, चार्ज करते हैं। अगर कोई बिल्डर फ्लोर बनाता है और किसी पॉपुलर सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाता है तो वो एटलीस्ट 1 लाख टू 2 लाख ऐसे कुछ चार्ज करते हैं। तो वास्तु एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही कॉस्टली है। इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन वास्तु है क्या? क्यों इतना लोग पागल पड़े हैं वास्तु के पीछे? क्यों इतना दिमाग खराब कर रहे हैं लोग? आखिर ये सब्जेक्ट है क्या? ये बताता क्या है? इसके बारे में जानूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके बारे में जानेंगे अभी थोड़ी देर में कि क्या है वास्तु। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा आज के वीडियो में। एक सेशन में या एक दिन में वास्तु को कंप्लीट कर पाना तो पॉसिबल है नहीं, बट आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा ताकि आप समझ सके, इससे रूबरू हो सके कि हाँ एक्चुअली में मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये एक एंशिएंट विजडम है वास्तुशास्त्र, जो डिपेंड करता है हमारे पंच महाभूत का नाम आपने सुना होगा, 5 एलिमेंट्स के बारे में। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये पंच महाभूत है। 5 एलिमेंट्स है, जैसे अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्पेस। ये 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके हमारा शरीर भी बना हुआ है। हम बोलते हैं हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूत से मिलके बना हुआ है। तो यही 5 एलिमेंट्स हैं हमारे शरीर में। अगर हमारे शरीर में कोई भी एक एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें उस बीमार हो जाते हैं, हमें उस तरह की डिजीज हो जाते हैं, हमें हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है, या फिर हम मेंटली या फाइनेंशियली हमें कुछ प्रॉब्लम आती है। तो ये 5 एलिमेंट्स का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लाइफ में। इससे पहले कि मैं वास्तु के बारे में बताऊं, एक पौराणिक कथा बताता हूं जो वास्तु से रिलेटेड है, हमारे एंशिएंट विजडम से रिलेटेड है। वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई? कौन है वास्तु पुरुष? तो एक बार की बात है, एक अंधकासुर नामक राक्षस था। वो जो है बहुत ज्यादा परेशान करता था देवताओं को, ऋषि मुनियों को। बहुत ज्यादा त्रस्त हो गए थे सभी। त्रस्त होके भगवान शिव के पास गए, महादेव के पास गए और उन्होंने विनती की कि हे महादेव, हमें बचाइए, ये अंधकासुर हमें जीने नहीं दे रहा है, सबको प्रताड़ित कर रहा है। तो महादेव जो है वो अंधकासुर से लड़ने गए। अब यहाँ समझने की बात है कि अंधकासुर भी महादेव की ही संतान था। महादेव से ही उत्पत्ति हुई थी अंधकासुर की। एक बार की बात है, मजाक मजाक में माँ पार्वती ने महादेव का आंख बंद कर दिया था, जिससे तीनों लोक में अंधेरा हो गया था। और उसके बाद शिव जी के शरीर से, माथे से एक जो पसीने का बूंद नीचे गिरा जमीन पे, उससे अंधकासुर का जन्म हो गया। और वो अंधकासुर, चूंकि उस वक्त शिव जी के आंखें बंद थी, अंधकासुर जो था वो अंधा था। और वो एक डिफरेंट, आप बोल सकते हैं, एक काम भावना के वजह से वैसा हुआ था शिव जी के साथ। इसलिए अंधकासुर का मेंटालिटी भी वैसा था, एक डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी था। अब अगर आप बात करें, शिव जी ने बहुतों, शिव जी के जो भी संतान हुए हैं, जो उनके अंश से पैदा हुए हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल पौराणिक कथा में भरे हुए हैं जो राक्षस हैं, बहुत बड़े ये हैं। जैसे आप जालंधर की बात कीजिए। जालंधर एक बहुत बड़ा त्रिलोकाधिपति था, तीनों लोकों का राजा था जालंधर, जो
जिसको कोई परास्त नहीं कर पाता था, वो भी शिव जी के क्रोधाग्नि से ही उत्पन्न हुआ था जालंधर। जब शिव जी की क्रोधाग्नि निकली थी और वो समुद्र में चली गई थी, तो उसी क्रोधाग्नि से जालंधर का प्रादुर्भाव हुआ था, उसका जन्म हुआ था और अंत में शिव जी को ही उसका वध करना पड़ा। वैसे ही आप महाभारत काल में भी लीजिए, कहते हैं कि गांधारी को भी शिव जी का ही वरदान था कि उसके 100 पुत्र होंगे, और वो 100 पुत्र कैसे हुए आप भी जानते हैं कि वो सारे कौरव थे। दुर्योधन उसका सबसे बड़ा बेटे, दुर्योधन सबसे बड़े बेटे थे गांधारी के, और उनके बाकी 99 भाई थे। 100 के 100 कैसे निकले थे, राक्षस प्रवृत्ति वाले। तो आते हैं कहानी में वापस वास्तु पुरुष की उत्पत्ति के बारे में। जब शिव जी अंधकासुर से लड़ने लग गए, तो चूंकि अंधकासुर भी कमजोर नहीं था, शिव जी का अंश था, तो शिव जी के बराबर ही ताकत थी उसकी भी। तो दोनों जब आपस में युद्ध कर रहे थे, आप कह सकते हैं कि मल्ल युद्ध टाइप का हो रहा था, हाथ से हाथ पंजे से पंजे मिला के लड़ रहे थे, दोनों पसीने से लथपथ हो गए थे, और दोनों की पसीने के बूंदे आपस में मिलकर जब जमीन में गिरी, तो एक जमीन से एक आकृति उत्पन्न हुई। वो आकृति विशालकाय बन गई, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बहुत ही विशालकाय बन गया, और वो जो है देवताओं को और राक्षसों को सबको खाना शुरू कर दिया। उसे भूख लगी हुई थी, तो उसने देवताओं को भी खाना शुरू कर दिया, राक्षसों को भी खाना शुरू कर दिया। अब देवताओं को यह लगता था कि ये कोई राक्षस है, राक्षसों को लगता था ये कोई देवता है, लेकिन किसी देवता या राक्षस में इंडिविजुअली इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे परास्त कर सके, उससे लड़ पाए। सभी त्रस्त होके गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि ऐसा कोई आकृति आ गया है, ऐसा कोई उत्पन्न हो गया है जो हमें त्रस्त कर रहा है। ब्रह्मा जी ने बोला तुम लोग सब मिलके एक बार उस पर हमला करो, एक बार मिलके तुम लोग सब युद्ध करो। तब देवता और दानव जो है एक साथ मिलके वास्तु पुरुष पे हमला किए और उसे जमीन के बल औंधे मुंह जमीन पे गिरा दिए। जो देवता जिस अंग पे, जिस देवता ने वास्तु पुरुष को पकड़ रखा था या दबा रखा था, वो अंग या वास्तु पुरुष का वो पार्ट बोलते हैं कि उस देवता के कब्जे में आ गया। जैसे अगर सूर्य ने उनके चेस्ट पे अपना कब्जा ले रखा है, तो ईस्ट का डायरेक्शन जो है वो हम बोलते हैं कि सूर्य ने कब्जा ले रखा, तो वास्तु पुरुष का जो है चेस्ट वो सूर्य के हाथ में है, तो उसी से हम डायरेक्शन भी कैलकुलेट करते हैं। बृहस्पति का वैसे ही है, बुध का वैसे ही है, राहु केतु का वैसे ही है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि वास्तु पुरुष ऐसे हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को बोला कि तुम अब जमीन के नीचे चले जाओ, और तुम्हें जो भी खाना मिलेगा लोग तुम्हें खाना देंगे, और तुम जो है किसी को परेशान ना करो। जिस घर में तुम्हारे सर की जगह पैर और पैर की जगह सर बना दिया जाए, या फिर जिस घर में वास्तु दोष हो, उस घर के लोगों को तुम परेशान कर सकते हो, उस घर के लोगों को खा सकते हो, उनकी खुशियां खा सकते हो। इसीलिए जब हम वास्तु की बात करते हैं, अगर घर में वास्तु दोष है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम झेलना ही पड़ेगा। अब लेट से कोई अगर 10 एकड़ का लैंड लेता है, तो वास्तु पुरुष कितने होंगे उस लैंड में? अगर 10 एकड़ का लैंड है, 10 एकड़ का प्लॉट है, तो एक ही वास्तु पुरुष होंगे। अब उस 10 एकड़ को मान लो किसी बिल्डर ने खरीदा और उसे 10 भागों में डिवाइड कर दिया, और 10 उसकी बाउंड्री वॉल पड़ गई और 10 प्लॉट हो गए उसमें, तो हर प्लॉट में एक वास्तु पुरुष हो गया, एक सेपरेट वास्तु पुरुष। आप अगर फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट में मान लीजिए आपके फ्लैट में 16 रूम्स हैं या 16 फ्लैट हैं आपके बिल्डिंग में, तो वो बिल्डिंग का वास्तु आप नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि आप जिस फ्लैट में रहते हैं उसका एक वास्तु पुरुष है जो गवर्निंग बॉडी है। अलग जो आपके बगल वाला है, आपका नेबर है, या आपके ऊपर वाला है या नीचे वाला है, उसका जो है एक अलग वास्तु है। ठीक है, उसका एक अलग वास्तु पुरुष उसको गवर्न करता है। तो ये हो गया वास्तु पुरुष की कहानी, और वास्तु पुरुष कैसे आपके घर को रूल करते हैं। अब जैसे मैं बता रहा था कि 5 एलिमेंट्स होते हैं जिनसे हमारा बॉडी बना हुआ है। यही 5 एलिमेंट्स जो हैं डायरेक्शन 4 डायरेक्शन होते हैं बेसिकली, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ये 4 डायरेक्शन होते हैं, आपको पता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब ये
फोर्थ डायरेक्शन को हम अगेन जो है इसको बाइफरकेट करते हैं, अगेन डिवाइड करते हैं, और इसमें सब डायरेक्शंस आ जाते हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ जाता है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में आ जाता है साउथ, ईस्ट और साउथ के बीच में आ जाएगा साउथ ईस्ट, उसके बाद साउथ और वेस्ट के बीच में आ जाएगा साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो ये अब हो गए कितने डायरेक्शन, अब हो गए 8 डायरेक्शन। अब जो है 8 डायरेक्शन हो गए। अब प्रत्येक डायरेक्शन को अगेन जो है 4-4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में 4 डायरेक्शन N1, N2, N3, N4 होगा। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में अगेन N5, N6, N7, N8 होगा। यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 8 डिवीजन हो गए। तो टोटल डायरेक्शन अगर आप कैलकुलेट करेंगे चारों को तो आपके आ जाएंगे 32। तो 32 डायरेक्शंस टोटल हो जाते हैं वास्तव में, जिसे हम कंसीडर करते हैं कि 32 दिशाओं में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है, प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब कोई एलिमेंट जैसे अर्थ, फायर, वाटर, एयर, स्पेस, इन सभी में से कोई एलिमेंट डिस्टर्ब हो, या किसी दिशा में गलत, साउथ में आप कुछ गलत कर रहे हैं, ईस्ट में कुछ गलत कर रहे हैं जो वहां नहीं होना चाहिए, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब क्या होता है कि मेट्रोज में, सिटीज में हम जो है छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, किसी के पास 1 BHK है, कोई 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK लेता है। तो इट इज नियर टू इम्पॉसिबल कि वास्तु के हिसाब से आपका फ्लैट परफेक्टली फाइन हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं आपको वास्तु डिफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, हर एक फ्लैट में मिलेगा, हर एक घर में मिलेगा। इवन जिन्होंने जमीन लेके अपनी 4 फ्लोर 5 फ्लोर बना रखी है, उनके यहाँ भी ये प्रॉब्लम मिलेगा कि वास्तु दोष होगा ही होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वास्तु के हिसाब से परफेक्टली फाइन हो। पहले के जमाने में क्या होता था, या अभी भी आप गांव में जाएंगे, डिस्टेंट प्लेसेस में जाएंगे, तो पहले के जमाने में लोगों को वास्तु का नॉलेज ना भी होता था, फिर भी लोगों के घर वास्तु के से बहुत ज्यादा परफेक्टली जो है आप कह सकते हैं कि वो मिलते जुलते होते थे। अब अगर आप अभी भी गांव में जाएंगे तो देखेंगे कि चारों तरफ घर बना हुआ है, लेकिन बीच में एक छोटा सा आंगन है, एक खुला स्पेस है, जहाँ पे कोई ऊपर में छत नहीं है, वो खुला जगह है जहाँ पे लोग तुलसी की पूजा करते हैं, जहाँ पे कोई शुभ संस्कार होते हैं, मुंडन होता है, जनेऊ होता है, शादियां होती है, घर के परिवार वालों के बच्चे के बच्चियों की शादियां के लिए मंडप बनाए जाते हैं। तो लोगों के पास जमीन होते हैं, अभी भी 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ में लोगों के घर होते हैं, तो एक छोटा सा आंगन भी होता है जहाँ पे लोग इतना मेंटेन कर पाते हैं। शहर में लोगों के पास या तो फ्लैट में रहते हैं या छोटी सी जमीन होती है 1-2 एकड़ की, फिर भी लोग आंगन नहीं बनाते। आंगन आप मोस्टली शहर में फाइंड आउट नहीं करेंगे, वो फ्लैट के फ्लैट ही बने रहते हैं, सारी चीजें जो है ऊपर छतें बनी होती है। लेकिन हाँ, अगेन आप अगर साउथ इंडिया चले जाए, लेट्स से कि आप कर्नाटका चले जाए, तमिलनाडु चले जाए, तो आप वहां देखेंगे कि अभी भी लोग जो है जिनके अपने घर हैं, जो शहर के आसपास रहते हैं या पुराने बने हुए घर हैं, उनके घरों में आप देखेंगे कि आंगन है। उनके एंट्रेंस पे आप देखेंगे, साउथ इंडिया में आप देखेंगे कि वो हर रोज फ्रेश फ्लावर लेके आते हैं। भगवान की पूजा के लिए तो फ्रेश फ्लावर लेके आते ही हैं, लेकिन उनकी एक लड़ी लगती है, फ्रेश फ्लावर की लड़ी लगती है घर के एंट्रेंस पे, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। घर के एंट्रेंस पे अगर आप फ्रेश फ्लावर लगाते हैं हर दिन, या फिर आप अशोक के पत्ते या आम के पत्ते लगाते हैं, तो ये एक प्रॉस्पेरिटी का जो है आप वेलकम कर रहे हैं, महालक्ष्मी को आमंत्रण दे रहे हैं कि आप हमारे घर में आइए। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। शहरों में एक बार आप दिवाली में एक लड़ी लेके आते हैं, वो आपके घर के बाहर एंट्रेंस पे सालों साल पड़ा रहता है, फिर अगले दिवाली में वो उतरेगा, तब तक वो धूल खाते रहता है और आपके यहाँ नेगेटिविटी घर से बाहर से अंदर आते रहती है। तो ये सब प्रॉब्लम होती है शहरों में। फिर भी कुछ मेजर इशू होते हैं, कुछ मेजर प्रॉब्लम होते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, जिन्हें हमें देखना चाहिए कि ऐसा प्रॉब्लम ना हो। अब जो है कुछ कुछ बातें, छोटी छोटी बातें लोगों को पता है, लेट्स से कि अब बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को पता होगा कि मंदिर कहाँ होना चाहिए। मंदिर कोई बोलता है उत्तर में होना चाहिए, कोई बोलता है पूरब में होना चाहिए।
तो मंदिर का कोई बोलता है पूरब में रख दो, पूरब मतलब कैसा पूरब, या उत्तर, या कैसा उत्तर। तो मैं बोलता हूँ मंदिर का सबसे परफेक्ट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, यानी जो पूरब और उत्तर के बीच में पड़ रहा है नॉर्थ ईस्ट, वो मंदिर का प्लेस है। और मंदिर ऐसे प्लेस्ड होना चाहिए कि आपका मुंह जो हो, आप जो है नॉर्थ ईस्ट को फेस करके भगवान की पूजा और आराधना करें। तो ये डायरेक्शन सबसे सुटेबल बताया गया मंदिर के लिए। अब बाथरूम है, तो बाथरूम घर में कहाँ पे बना है, फ्लैट में कहाँ पे है? सबसे पहली बात तो बाथरूम को घर में होना ही नहीं चाहिए। बाथरूम हमेशा घर से बाहर होना चाहिए, टॉयलेट जो है हमेशा घर से बाहर होना चाहिए। लेकिन फ्लैट्स में आप रहते हैं, शहर में कम जमीन में रहते हैं, तो आपकी मजबूरी बन जाती है। इन दैट केस आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है कंसीडर करेंगे कि दैट कैन बी ओके, बट अदर डायरेक्शंस, कोई भी डायरेक्शन है तो वो ओके नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो उसकी रेमेडी जरूरी है। रेमेडी कैसे करते हैं? हम तरह तरह के टेप लगाते हैं। सबसे पहले तो हम कंपास से डायरेक्शन चेक करते हैं कि किस डायरेक्शन में है। जैसे मैंने बोला कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में 8 पॉइंट आते हैं, N1 टू N8, तो हमें डिग्रीज देखना पड़ता है कंपास को कैलिब्रेट करके कि किचन किस डायरेक्शन में बना हुआ है, टॉयलेट किस डायरेक्शन में बना हुआ है। फिर हम आपको सजेस्ट करते हैं कि वहाँ पे आप टॉयलेट के बाहर या बाथरूम के टब के बाहर कौन सा टेप लगाएं, या फिर आपका जो एंट्रेंस है वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, साउथ में है, वेस्ट में है, किस डायरेक्शन में है, कौन सा टेप लगाना वहाँ सही होगा, क्या ड्रिलिंग करनी होगी, क्या मेटल स्ट्रिप लगाना होगा। या फिर आप किचन बनाते हैं, किचन के लिए कौन सा परफेक्ट डायरेक्शन है? किचन के लिए सबसे परफेक्ट डायरेक्शन होता है आपका साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट क्योंकि फायर का जोन है, रूलिंग प्लैनेट वहां पे जो है वो वीनस है और वो फायर का जोन है, तो यहाँ पे किचन बनाना, फायर रिलेटेड वर्क करना सबसे ज्यादा सही रहेगा साउथ ईस्ट में। अदर डायरेक्शन आप बोलेंगे तो आप वेस्ट में भी किचन बना सकते हैं क्योंकि वो स्पेस है, लेकिन वहां पे कुछ आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। वहां पे आपको स्लैब का कलर डिटरमाइन करना पड़ेगा कि येलो स्लैब रखेंगे। लोगों की किचन में अक्सर आप देखे होंगे ब्लैक स्लैब होता है, लेकिन कभी कभी आप अच्छे घर में जाएंगे, पॉश घर में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि किचन का स्लैब ब्लैक ना होके येलो है या ग्रीन है, तो वो उन्होंने वास्तु के अकॉर्डिंग अपना किचन डिजाइन करवाया हुआ है। क्योंकि उनके पास किचन के लिए अदर कोई डायरेक्शन नहीं था, तो उन्होंने स्लैब का कलर ही चेंज कर दिया। दैट कैन बी ए परफेक्ट रेमेडी। इन इन द सेम केस अगर आपकी टॉयलेट गलत डायरेक्शन में है तो आप या तो स्ट्रिप लगा सकते हैं, एक तो वास्तु टेप आती है, टेप से आप उसको चारों तरफ से घेर सकते हैं, या फिर स्ट्रिप होती है, मेटल स्ट्रिप होती है, जैसे कॉपर स्ट्रिप हो गई, आयरन स्ट्रिप हो गई, ये स्ट्रिप लगते हैं। इसी तरह से एंट्रेंस भी का भी रेमेडी किया जाता है। तो आज के वीडियो में ये बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ये जानने के लिए कि हाँ आप मंदिर कहाँ रखेंगे, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, वास्तु कैसे इफेक्ट करता है। अब देखिए वास्तु कैसे इफेक्ट करेगा, जब नॉर्थ के दिशा में प्रॉब्लम आएगी, नॉर्थ में आप जो है परफेक्ट, नॉर्थ में जो आपके एलिमेंट होते हैं वो वाटर एलिमेंट का होता है, और यहाँ पे जो रूलिंग डीटी है वो है मरकरी यानी बुध। अगर नॉर्थ के दिशा में आपने गलत चीज रखा है, मरकरी के अपोजिट कुछ रखा है, तो आप या वाटर एलिमेंट नहीं है, वहां पे आपने किचन बना रखा है, वहां पे फायर रिलेटेड वर्क हो रहा है, तो इस केस में प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगे, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। ईस्ट के डायरेक्शन में अगर ईस्ट आप बात करें तो ईस्ट के रूलिंग डीटी है आपके सन, और वहां पे जो एलिमेंट है वो है आपका एयर एंड वुड। एयर बोल सकते हैं और वुड बोल सकते हैं। कलर बोले तो जैसे ग्रीन कलर हो सकता है या ब्राउन कलर हो सकता है। आपने अगर कुछ और कलर लगा रखा है वहां पे, लेट से आपने वहां पे रेड कलर लगा रखा है ईस्ट में, तो आपको प्रॉब्लम देगा वो। फिर आपने वॉल का कलर रेड कलर लगा रखा है या फिर आपने कर्टेन टांग रखा है रेड कलर का, तो आपके घर में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, आपका सोशल सर्कल अच्छा नहीं रहेगा, आप जो है समाज में अच्छी आपकी रेपुटेशन नहीं बन पाएगी। तो ये कुछ डायरेक्शंस ऐसे ही इंडिविजुअल डायरेक्शंस होते हैं, किस डायरेक्शन में कौन से कलर का होना चाहिए, कौन सा वॉल होना चाहिए, किस डायरेक्शंस में क्या होना चाहिए, कहाँ आपका डाइनिंग हॉल होना चाहिए, कहाँ आपका अलमीरा प्लेस्ड होना चाहिए, कहाँ आपका बेड प्लेस्ड होना चाहिए, कौन सा कमरा घर के बड़ों का होना चाहिए, कौन सा कमरा घर के छोटों का होना चाहिए, कौन सा कमरा यंगर फीमेल के लिए, कौन सा
कमरा जो है घर के मेन अर्निंग मेंबर पर्सन के लिए होना चाहिए और कौन सा कमरा हेड ऑफ द फैमिली के लिए होना चाहिए। ये सभी बातों के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर अच्छा लगा हो तो बताएं, तो फिर मैं कुछ और वीडियो आगे लेके आऊंगा वास्तु से रिलेटेड। आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सी यू।